हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल देव दीक्षित सॉन्ग्स पर। मैं आपको अब कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में है वो पढ़ा रहा हूँ। प्री के लिए सारा इकोनॉमिक्स हमने पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट खोल के वीडियो बाय वीडियो देख सकते हैं, पूरा कवर हो जाएगा। कुछ मेंस के वीडियो और भी उसमें डले हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मेरा नाम देवेंद्र दीक्षित है और मैं 2016 बैच पीएससी से अभी सीओ जनपद पंचायत के पद पर कार्यरत हूँ। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन से मतलब ये था कि लोगों को बैंक, बीमा, इन्वेस्टमेंट, इन सब सुविधाओं तक आसान पहुंच के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, उन्हीं सब प्रयासों को हम बोल रहे थे फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें हम ये देखेंगे कि सरकार ये चाह रही है कि किसी तरह समाज के हर वर्ग के उन लोगों तक जिनके पास खाने योग्य वस्तुओं की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, खाने योग्य वस्तुओं की पहुंच हो जाए। इसको लागू करने के लिए या इनको पहुंचाने के लिए सरकार ने धीरे धीरे एक सिस्टम डेवलप किया और उसी सिस्टम को कहना चालू किया पीडीएस या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसकी दुकान आपने राशन दुकान के नाम से सुना हो। मैं आपको इसलिए सारा फैक्टर समझा रहा हूं क्योंकि अब टॉपिक चल रहा है मेंस का, तो प्री में तो ये हो गई होगा, मेंस में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आएगा। तो हम ये देखने वाले हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं परिभाषा से। एक ऐसी प्रणाली यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा सरकार उचित मूल्य, पहला पॉइंट क्या, उचित मूल्य व पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुएं जनता को उपलब्ध कराती है, विशेषकर निर्बल लोगों को। तीन चार चीज इसमें आ गई। एक तो प्रणाली है, दूसरी किसकी, सरकार की प्रणाली है जिसमें उचित मूल्य एक, पर्याप्त मात्रा दो, गुणवत्तापूर्ण तीन। क्या उपलब्ध कराती, खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तु। अन्य आवश्यक वस्तु मतलब जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, जैसे नमक, मिट्टी का तेल, मसाले, साबुन, तेल, इस टाइप की चीजें। तो ये सब को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जो सिस्टम डेवलप किया उसी को हम बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अच्छा, इस टॉपिक में हम क्या क्या देखने वाले वो भी आप समझ लो। एक तो हम इसका मतलब देखेंगे, फिर ये प्रारंभ कहां से हुई, इसके उद्देश्य क्या है, कार्यप्रणाली क्या है, समस्याएं क्या है, और सरकार को हम कुछ उपाय भी बताने वाले जो हम निष्कर्ष में लिखते हैं। और इसके अलावा इस चीज से रिलेटेड एक 2013 में एक बिल आया था जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया क्या होता है वो देखते हैं। तो पीडीएस का सिस्टम भारत में कब से लागू हुआ, तो ये चालू हुआ 1960 के दशक में। 1960 के दशक में ये चालू हुआ और 1970 और 80 तक आते आते सरकार ने सभी, लगभग सभी शहरी और ग्रामीण गरीब लोगों को इस सिस्टम के अंदर क्या कर लिया, लेके आ गई। सिस्टम के अंदर लेके आ गई मतलब जो गरीब लोग थे उनको भी क्या, फ्री में खाद्यान्न उपलब्ध कराना या रियायती रेट पे खाद्यान्न उपलब्ध कराना चालू कर दिया किसने, सरकार ने। तो कब चालू है, 60 के दशक में। 70-80 तक आते तक इसको सरकार ने काफी कुछ लोगों को इसमें कवर कर लिया। फिर एक 1997 में सरकार ने एक नए रूप में इसको चालू किया जिसको बोलते थे टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब चालू की, तो ये चालू कब की है, 1997 में। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टारगेटेड का मतलब क्या हो, टारगेटेड का मतलब ये कि सरकार ने सिस्टम में कुछ व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट किया कि इन लोगों को हम क्या करेंगे, खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। और ये टारगेट वो लोग थे, समाज के सभी लोग ऐसे जिन तक खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो रही थी। सरकार ने टारगेट बना के मतलब किसी भी हालत में इन तक खाद्यान्न की और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता क्या की जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा टारगेट सरकार ने कब बनाया, 1997 में बनाया। और ये टारगेट बनाने के लिए सरकार को डीटी लकड़ावाला एक थे व्यक्ति, डीटी लकड़ावाला समिति भी बनी है। तो डीटी लकड़ावाला जो थे उनके अध्यक्षता में एक क्या हुई थी, समिति बनी थी। उसी ने क्या की थी, सिफारिश की थी कि क्या किया जाए, टारगेटेड पीडीएस चालू की जाए जिसमें गरीब या निर्धन लोगों तक ये
खाद्यान्न पहुंचाने का काम करना चाहिए। और सरकार ने उस सिफारिश को मान के क्या किया, चालू किया। सरकार ने कार्ड बनाया बीपीएल और एपीएल। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल मतलब अबो पॉवर्टी लाइन। सरकार ने एक नया फार्मूला लगाया कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं उनको तो हम खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे ही कराएंगे, साथ में जो गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब जो गरीब नहीं है, यदि उनको भी खाद्यान्न की उपलब्धता होगी तो वो भी हम, अनुपलब्धता होगी तो वो भी हम क्या करेंगे, उपलब्ध कराएंगे। तो एपीएल और बीपीएल परिवार जो थे, तो जो बीपीएल परिवार वाले थे उनको ज्यादा सब्सिडी देकर खाद्यान्न उपलब्ध कराया। जैसे मान लो 10 रुपए किलो गेहूं चल रहा है तो 4 रुपए किलो क्या किया, उनको उपलब्ध करा दी। गरीब या बीपीएल वालों, निर्धन लोगों को 6 रुपए सरकार ने दे दी। और जो एपीएल वाले थे उनको क्या किया, 1-2 रुपए की सब्सिडी दे दी। 10 रुपए किलो चल रहा था, 8 रुपए किलो उनको भी अवेलेबल करा दी। तो सरकार ने 1997 से क्या किया, एपीएल बीपीएल जैसा फार्मूला चालू किया कि यदि किसी को भी खाद्यान्न चाहिए तो उसको हम अवेलेबल कराएंगे। बस ये है कि उसकी कीमत आदमी के स्टेटस को देख के ऊपर नीचे होते रहेगी। तो ये 1997 में चलती रहा। फिर 2000 में सरकार ने एक और नया फार्मूला लेके आई सरकार, जिसको बोलते थे अंत्योदय अन्न योजना। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्री में भी, या कई बार ये भी पूछा जाता है 3 नंबर में आ सकता है, अंत्योदय अन्न योजना क्या है। तो अंत्योदय अन्न योजना करके सरकार ने क्या, अंत्योदय मिशन करके सरकार ने चलाया 2000 में। उसके तहत सरकार ने ये किया, जो अति गरीब लोग हैं, अति गरीब लोग जिनको हम दरिद्र भी बोलते हैं, उनके लिए पीला राशन कार्ड बनाना चालू किया। मतलब उनको सब कुछ फ्री में ही रहेगा, उनसे 1 रुपए भी सरकार फिर क्या नहीं करेगी, नहीं लेगी, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल उनको क्या किया जाएगा, कराया जाएगा खाद्यान्न। और ऐसा सरकार ने एनएसएसओ की रिपोर्ट के आधार पर किया था। एनएसएसओ मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट दी और उसने ये कहा कि 5% जनता अभी भी देश की ऐसी है जो अति दरिद्र है, इनके पास कोई खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो सकता, वो 1 रुपए किलो भी नहीं खरीद सकते। तो फिर इसी रिपोर्ट पर सरकार ने 2000 में क्या किया, एक सिस्टम चालू किया जिसको बोलते थे अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें फ्री में लोगों को क्या किया, उपलब्ध कराना चालू। फिर बाद में सरकार ने इसको और मॉडिफाइड किया और 3 रुपए किलो और 2 रुपए किलो क्या किया, चावल और गेहूं उपलब्ध कराना चालू किया इसी के तहत। यानी 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं सरकार ने इसमें किया। और अधिकतम एक परिवार को 35 किलो प्रति माह की से ज्यादा उपलब्ध नहीं कराएगी सरकार। तो ये अंत्योदय में ये करा आप सिस्टम चालू किया। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि 2000 के बाद 2013 में एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार लेके आई, जो अभी लागू हुआ। हम देखते हैं उसमें क्या होगा। इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भारतीय जनता को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना इसका मूल उद्देश्य था। खाद्य सुरक्षा क्या होती है, खाद्य सुरक्षा से मतलब किसी भी हालत में वह भूखा नहीं मरेगा, यानी खाद्यान्न की तरफ से वो सुरक्षित है। मैं इसको और डिटेल में अगले टॉपिक में पढ़ूंगा। बफर स्टॉक खाद्य सुरक्षा के लिए एक अपना अलग से टॉपिक है। अभी बस मैंने ये बता दें किसी भी हालत में उसको खाद्यान्न उपलब्ध रहेगा, दोनों ही हालत में। एक वो जिसके पास खाद्यान्न आसानी से नहीं पहुंच रहा है, जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए दे रहे हैं, वो भी इसमें कवर है। और यदि कहीं पर अकाल पड़ जाता है तो उस अकाल की स्थिति के लिए भी सरकार उसके लिए रिजर्व बना के रखेगी। तो ये जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसमें सभी लोगों को खाद्य उपलब्ध होगा किसी भी कंडीशन में, भले वो पीडीएस वाले हो चाहे अकाल की स्थिति। ये सरकार ने इस उद्देश्य से 2013 में लेके आई। तो इसमें क्या प्रावधान किया कि ग्रामीण क्षेत्र की 75% जनता और शहरी क्षेत्र की 50% जनता को सरकार इसमें कवर करेगी। और 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज उपलब्ध कराएगी प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम और अधिकतम 35 किलोग्राम क्या करेगी, खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी मतलब चावल गेहूं और मोटा अनाज मिला के एक परिवार में अधिकतम 35 किलो। ठीक है, तो ये इसके मूल प्रावधान थे खाद्यान्न से रिलेटेड। इसमें और भी है, महिलाओं को प्रसूति सहायता, बच्चे को पोषण आहार, तो वो जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब देख लेंगे। तो ये पीडीएस की कहानी चलते आ रही थी, ये आपने देख लिया। अब क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर लेख लिखो 300 शब्द, तो उसमें क्या क्या होगा वो देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लागू होने में आने वाली चुनौतियां, समस्याएं, तो हम वो लिख सकते हैं। उसके उद्देश्य, तो हम वो लिख सकते हैं। तो इस टाइप के कई क्वेश्चन आ सकते हैं। या 3 नंबर में सीधा आ सकता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो हम उसकी परिभाषा लिख देंगे जैसा मैंने आपको बता दिया। प्लीज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर ले, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, पिछले 2 वीडियो से लगातार आपसे ये बोल रहा हूँ। और इसको शेयर भी जरूर कर दें ताकि कुछ सब्सक्राइबर और बढ़ जाएंगे और कुछ व्यूज बढ़ जाएंगे, तो मेरा भी मन आपको पढ़ाने में लगा रहेगा। अब हम देखते हैं कि इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो सरकार इतनी देर से लगी हुई है, इतना लंबा काम चल रहा था, इसका उद्देश्य क्या है, सरकार इसको लागू करके करना क्या चाहती। तो सबसे पहला उद्देश्य यह है सरकार का कि निर्बल लोगों को आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराना चाहती। वो लोग
जो अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने में असक्षम है, उनको सरकार क्या करना चाहती है, आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराना चाहती है। आवश्यक वस्तु कौन सी था, सबसे पहले तो क्या, खाद्यान्न, दूसरा केरोसिन, तीसरा मसाले, तेल, साबुन, इस सब चीज राशन की दुकान से उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा, यदि खराब फसल हो जाए, सरकार बफर स्टॉक क्यों रखती है, यदि मान लो इस समय जो गेहूं का सीजन चल रहा है, किसी वजह से कोई प्रकोप या बाढ़ या किसी कारण से गेहूं की फसल अच्छी नहीं होती है, तो गेहूं के रेट ऊपर बढ़ जाएंगे। तो जिन लोगों ने गेहूं का स्टॉक करके रखा है वो मुनाफाखोरी करेंगे, मतलब उससे बेच के पैसे कमाएंगे, और जो जमाखोर लोग हैं वो इसका फायदा उठाएंगे। तो सरकार अपने स्टॉक से लोगों को क्या कर देगी, निश्चित रेट पे उपलब्ध करा देगी खाद्यान्न, और वो जो बढ़ने वाला रेट है उसको बढ़ने से क्या कर लेगी, रोक लेगी। यानी कि सरकार खराब फसल की स्थिति में मुनाफाखोरी और जमाखोरी दोनों को ही कंट्रोल कर लेगी, और जो मूल्य बढ़ने वाले हैं मूल्यों को भी क्या करेगी, स्थिर करेगी, क्योंकि अपना स्टॉक मार्केट में जारी कर देगी। आपको मैंने जब मांग और पूर्ति पढ़ाई तो आपको पता है, जब मांग बढ़ती है और उसी अनुरूप में अगर पूर्ति नहीं बढ़ती तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो यहां भी यही होगा, अगर फसल खराब होगी तो फसल की डिमांड तो रहेगी, गेहूं तो सब खाएंगे, और उस हिसाब से उत्पादन नहीं होगा तो जिनके पास स्टॉक उनकी कीमत बढ़ जाएगी। तो सरकार उस कीमत को रोकने के लिए अपने स्टॉक को बाजार में जारी कर देगी, तो बराबर कर देगी मामला। यानी खराब फसल की स्थिति में बचा ले, मूल्यों को स्थित करे। अगला देखते हैं, आपूर्ति सुनिश्चित करना। सरकार ये चाहती है कि किसी भी हालत में लोगों तक खाद्यान्न पहुंच जाए, उसके लिए भी पीडीएस लागू किया है सरकार। ऐसा होता कई बार कि जिन लोगों ने गेहूं या खाद्यान्न खरीदा है वो कुछ दिन तक उसको रोक के रखते, मार्केट में जारी नहीं करते। उससे क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़ने लगती, डिमांड बढ़ती है उसकी कीमत बढ़ती है, तो फिर ये लोग जारी करते हैं, मुनाफा कमाते। तो सरकार ऐसा होने नहीं देती। अगर ऐसा कुछ स्थिति बनती है कि उसकी पूर्ति कमजोर होती है तो सरकार अपनी तरफ से उसकी क्या करती है, पूर्ति कर देती है, अपने वेयर हाउस से निकाल के मार्केट में जारी कर देती है। और इस तरह ये आपूर्ति जो बनना है, जो पूर्ति मार्केट में है, वो क्या करती है, लगातार बराबर स्तर पर बनी रहती है और कीमत नहीं बढ़ती। आवश्यक वस्तु की मांग और पूर्ति में संतुलन। आवश्यक वस्तुएं रोटी कपड़ा मकान, तो ये रोटी वाला मैटर है, खाद्यान्न खाने वाली वस्तुएं। तो जो रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है, उसकी मांग और जितनी पूर्ति है उसको सरकार क्या करती, मैनेज करती। जितना जनता को चाहिए, यदि उतना अवेलेबल नहीं हो पा रहा तो सरकार अपनी तरफ से उसमें जारी करके मांग और पूर्ति को क्या करती, बैलेंस कर देती है, जिससे कि हवड़ दबड़ या पैने की स्थिति नहीं बनती है, भुखमरी की स्थिति नहीं बनने देती। सरकार की ये सारे क्या है, उद्देश्य है। और उससे भी बड़ा एक सरकार का उद्देश्य गुणवत्ता का ध्यान रखना। सरकार ये चाहती है सभी लोगों को क्या हो, गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न मिले। तो ये पीडीएस कहीं ना कहीं लोगों तक गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुंचाने का एक अच्छा तरीका सरकार के लिए है, कि जिन लोगों तक गेहूं चावल नहीं पहुंच पा रहा है या मोटा अनाज दालें नहीं पहुंच पा रही, तो सरकार उनको गुणवत्तापूर्ण एक लिमिटेड कीमत पर क्या कर दे, पहुंचाने का भी अपना उद्देश्य पूरा इससे करना चाहती है। और जनता को सहयोग करना चाहती है और सब्सिडी देना चाहती है सरकार। कई लोग ऐसे हैं जब कभी बीच बीच में तुअर दाल की कीमत 120 रुपए हो जाती है, तुअर दाल नहीं खा पाती, तो सरकार पीडीएस की दुकान से, जो राशन की दुकान से सरकार क्या करती है, तुअर दाल बेचना चालू करती है। गरीब लोगों को, बीपीएल वालों को 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। बचे वाले जो ऊपर के 100 रुपया या 80 रुपए है, वो सरकार स्वयं क्या कर लेती है, सब्सिडी के रूप में उनको दे देती है। और ये क्या हो जाता है, सस्ते रेट पे गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उनके पास पहुंच जाता है। तो मतलब सरकार जनता का सहयोग करना चाहती है और उनको सब्सिडी भी देना चाहती है। तो ये सब क्या है, इसके उद्देश्य। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं, तो जो उसके उद्देश्य है वही उसकी विशेषताएं, यही सब विशेषताएं है ना। अगर सरकार ये पूछ ले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं होता तो क्या होता, क्या नुकसान होते, तो जितने फायदे हो रहे हैं वो सबके सब नुकसान हो जाते। जूते पहनने का क्या फायदा होता, कांटा नहीं गड़ता, तो जूता नहीं होता तो कांटा गड़ जाता, सिंपल। तो यही है कि उद्देश्य भी यही है, ये फायदे भी यही है, और अगर नुकसान होगा तो ये उद्देश्य जितने हैं ये सब नुकसान में बदल जाएंगे अगर पीडीएस नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा अपने लेवल से भी सोचना है कि जब आंसर आपको लिखना है तो आपके एक चीज पढ़ लेने से सारे आंसर आपकी समझ में आ जाते। अब हम ये देखते हैं इसकी कार्य प्रणाली क्या है, मतलब सरकार इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लागू कैसे करती है, क्या केंद्र सरकार लागू करती है, क्या राज्य सरकार लागू करती है, या ये कौन मदद करता है कौन नहीं, वो समझते। तो सबसे पहली बात ये कार्य प्रणाली ये है कि इसको लागू करने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की क्या है, संयुक्त रूप से है। संयुक्त रूप से जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र सरकार की, और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है किसका, पीडीएस को लागू करने की। कैसे देखते हैं, खाद्यान्न खरीदी का काम कौन करता है, केंद्र सरकार करती
उसको भंडारण मतलब उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? वेयर हाउस में केंद्र सरकार करती है। ये दोनों ही काम कौन करता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की तरफ से स्टोर करने का काम या खरीदी करने का काम मुख्यतः, अब 2-3 कंपनी आ गई हैं, पर मुख्यतः कौन करता है? एफसीआई करती, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1966 में बना है ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सरकार की तरफ से खरीदी करती है। इसके खुद के भी वेयर हाउस होते हैं और कुछ प्राइवेट वेयर हाउस को भी ये क्या करती है? अपनी तरफ से लीज पे ले लेती है और उसमें भी जो खाद्यान्न खरीदा उसको स्टोर करने का काम करती है। इसको हम डिटेल में फिर कभी देखेंगे, जैसा कि आपके सिस्टम में, मतलब जैसा कि आपके सिलेबस में है। तो ये खरीदी करने का और भंडारण करने का काम किसका है? केंद्र का। उसकी तरफ से एफसीआई करती है। फिर जिस राज्य में जितने राशन कार्ड होते हैं उसके हिसाब से उस राज्य में कितना खाद्यान्न का आवंटन करना है, ये आवंटन भी कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। मांग के हिसाब से किसको? राज्य को। ये काम भी किसका है? केंद्र का काम है आवंटन का। ठीक है। अब जब आवंटन हो जाता है तो किसको राशन उपलब्ध कराना है, या कौन बीपीएल कार्ड धारी है, या किसका बीपीएल कार्ड बनना चाहिए? तो ये बीपीएल कार्ड बनाने का काम और उन परिवारों को ढूंढने का काम कि किनको राशन फ्री में दिया जाए या किनको राशन कितना दिया जाए, क्या क्या दिया जाए, इन सबको ढूंढने का काम कौन करता है? राज्य सरकार करती है। और राज्य सरकार ये लक्षित परिवारों का बीपीएल कार्ड बनाती है। थ्रू किसके? तहसीलदार के थ्रू, जनपद पंचायत के सीओ के, इनके थ्रू क्या होता है? वो बीपीएल परिवारों को छांटती है ग्राम पंचायत या नगर पालिका के तहत, और उनको छांट के उनका कार्ड बनाती है। और कार्ड बनने के बाद वो एक पोर्टल पे दिखने लगते हैं और सरकार द्वारा आवंटित ये जो खाद्यान्न है ये उनको क्या होता है? मिलने लगता है राशन कार्ड के थ्रू। तो ये बांटने का काम कौन किसका है? राज्य का। खरीदने और संयुक्त का स्टोर करने और आवंटन का काम किसका? केंद्र सरकार। तो ये इसकी कार्य प्रणाली। अगर बड़ा आपके पास क्वेश्चन आ जाए 15 मार्क्स का या बड़ा, तो आप उसको लिख सकते हो अर्थ, प्रारंभ और उद्देश्य, कार्य प्रणाली और समस्याएं। अब हम इसमें देखते हैं कि इसको लागू करने में सरकार के सामने या सरकार के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो देखो समस्या कौन कौन सी उत्पन्न हो रही है। सबसे पहली बात कि ये मुख्यतः चावल और गेहूं और मोटे अनाज पर ही केंद्रित है। किस किस पे? चावल, गेहूं और मोटे अनाज पर। चावल, गेहूं और मोटे अनाज पर ये क्या है? पीडीएस केंद्रित है। ठीक है। दूसरा, राशन कार्ड केवल घर वालों को मिलता है, बेघर को नहीं। बहुत सोच समझ के मैंने ये पॉइंट बनाए हैं। जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं, या जो लोग जिनके पास घर ही नहीं है, भटकते रहते हैं, बकरवाल जाति के लोग हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो गुमंतु जाति के लोग हैं जो आज यहाँ कल वहां रहते हैं, तो उन लोगों के लिए राशन कार्ड नहीं बन पाता, क्योंकि वो फिक्स एक जगह रह नहीं पाते, फिक्स किसी राशन दुकान के साथ मैच नहीं कर पाते, या उस राशन दुकान के क्राइटेरिया में नहीं आते। तो राशन कार्ड केवल जिनका घर है उनको मिलता। बेघर लोग इससे क्या है? बाहर हैं, जो कि बहुत अत्यंत दुख की बात है या दयनीय बात है। तीसरा क्या है? भंडारण की इकाइयों की कमी है। अभी भी आप देख रहा हूं कि नाबार्ड क्या कर रही है? बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही है वेयर हाउस बनाने पे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, भारत में जितना उत्पादन होता है उसको स्टोर करने के लिए उतनी जगह नहीं है। तो एक तो ये भंडारण होने की क्या है? इकाइयां कम है, और इस भंडारण की इकाई कम होने के कारण जो उत्पादन है उसका कुप्रबंधन होता है, मतलब उसको ढंग से मैनेज नहीं किया जाता, और अनाज पर क्या होता है? सड़ता है। और आपने गौर किया होगा 2-4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ज्यादा आपत्ति जताई थी, जब एक बार गेहूं बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो गया था? गीला होकर सड़ गया था। तो इतना ज्यादा कुप्रबंधन है, इतनी ज्यादा मारामारी, बेकार तरीके से इसको मैनेज किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट तक इसमें क्या हो गया है? घुस के सरकार को डांट लगा रहा है कि आपका ये सब सिस्टम क्या करिए, सुधारिए। इसके बाद राशन कार्ड बनाने में दिक्कत होती है। इसमें कोई समस्या, मतलब इसमें कोई मना करने वाली बात नहीं है कि राशन कार्ड बनाने में बहुत दिक्कत होती है। जो आदमी बहुत ज्यादा गरीब है, कुछ नहीं समझता इसलिए तो गरीब है, वो राशन कार्ड कैसे बनवाएगा? ना वो तहसील जा सकता है, ना वो ग्राम पंचायत के 50 बार चक्कर लगा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसको राशन कार्ड बनाने के लिए कुछ घूस भी देनी पड़ती, तो घूस देने में भी वो कई बार सक्षम नहीं होता, और उसको ये भी नहीं पता होता कि राशन कार्ड कैसे बनेगा। तो ये भी समस्या है जो कि आम व्यक्ति राशन कार्ड बनवाने के दौरान फेस करता है या सामने अपने महसूस करता है। अब इसके बाद फर्जी राशन कार्ड की भी कोई बड़ी बात नहीं है। फर्जी और सक्षम लोगों का राशन कार्ड ज्यादा, सही बात है बिल्कुल, कि जितने राशन कार्ड बने हैं अभी उसमें से कई तो फर्जी है। 10 से 20%, 30% उनमें राशन कार्ड क्या है? फर्जी हैं। उन लोगों के हैं जो सक्षम है। और दूसरी बात यह है कि उन लोगों, कई लोगों के राशन कार्ड ही नहीं बने, जो लोग सक्षम हैं उनके बने हैं, और जो लोग सक्षम नहीं उनके बने ही नहीं है, क्योंकि उनको आता नहीं है और उन पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। ना सरकार ऐसा कोई सिस्टम जारी कर रही है जिससे गरीब लोग अपने आप ही क्या कर जाए? इस पीडीएस सिस्टम का लाभ कमा ले। अच्छा, जो सरकार ने बोला है
कि गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न देंगे तो उस गुणवत्ता को का प्रयास जो है वो क्या है, सफल नहीं हो पा रहा है केंद्र सरकार का, क्योंकि सड़ा गला गेहूं मिल रहा है, कई बार चावल बहुत लो क्वालिटी का मिल रहा है, कई बार दालों में कंकर वंकर निकल रहे हैं। तो ये भी क्या हो रहा है कि जो बीच के, सरकार तो अच्छा खरीद रही है पर जो बांटने वाले और ट्रांसपोर्टर है, जो ढोके देने वाले, इनके बीच में साठ गांठ हो जाने के चक्कर में अच्छा गेहूं कई बार क्या होता है बेच दिया जाता है और बुरा गेहूं बांटा जाता है। तो सरकार ने जो गुणवत्तापूर्ण प्रयास करने का जो वादा किया था वह भी कहीं ना कहीं असफल हो रहा है, और इसकी मात्रा भी श्योर नहीं होती कि जितनी मात्रा एक परिवार को मिलना चाहिए वो इतनी है कि नहीं। इन लोगों को कांटे वाटे में दिक्कत होती है क्योंकि फ्रिक्वेंटली कई बार चेक नहीं किए जाते इनके कांटे, इसकी वजह से भी दिक्कत होती है। दूसरा, केरोसिन की कालाबाजारी बहुत ज्यादा है। सच बात है, केरोसिन आता है सब्सिडी बेस पर, क्योंकि सरकार जब केरोसिन बांटती है तो वो कुछ कम कीमत पे बांटती है, और केरोसिन एक्चुअल में मार्केट में क्या है, ज्यादा कीमत पे मिलता है। तो जो राशन दुकान वाले इस केरोसिन को मार्केट में बेचना ज्यादा पसंद करते बतुलना किसकी, देने की तुलना में। हालांकि अब क्या हुआ है, सरकार ने केरोसिन की जगह ये अपना जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपोर्ट से टंकी उज्ज्वला योजना के तहत देना चालू कर दी है। तो काफी कुछ तक हद तक ये क्या किया, केरोसिन का कंट्रोल बाजार में सीधा बेचने पे हुआ है, पर फिर भी अभी इसकी कालाबाजारी चालू है। और अंतिम समस्या जो सरकार के सामने आती है वो क्या है, भ्रष्टाचार की। इसमें भ्रष्टाचार हो जाता है, कई बार कम तुलाई भी होती है, और सबसे बड़ी बात, इसको रोकने के लिए कोई भी शिकायत तंत्र सरकार ने स्टेब्लिश नहीं किया है। तो सरकार ने कोई शिकायत तंत्र स्टेब्लिश नहीं किया है, तो इसमें आने वाली समस्याओं को कोई लोग सरकार तक पहुंचा नहीं पाते। जो निचले तबके के अधिकारी या कर्मचारी या सेल्समैन है वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, और इसी तरह ये सिस्टम चल रहा है। तो हम सरकार को इसमें क्या सुझाव देना चाहेंगे, जब आप आंसर लिखेंगे तो सरकार को एक आध दो सुझाव दे आएंगे कि एक बेहतरीन क्या किया जाए, ये शिकायत तंत्र का आविष्कार किया जाए या बनाया जाए जिसमें लोग सीधे ही शिकायत कर सके, जैसे अभी वर्तमान में एमपी में सीएम हेल्पलाइन चल रही है, इस टाइप का कोई पीडीएस के लिए किया जाए। और ये स्वयं सहायता समूह या जो अपना जो सहकारी समिति जो इसको बांटती है, इनसे लेके किसी सरकारी या प्राइवेट संस्था को दिया जाए, और उसका लाइसेंस भी इसी बात पे बनाया जाए कि अगर आपके द्वारा कोई भी अनियमितता की जाती है तो उसको क्या कर दिया जाए, लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। और केरोसिन के लिए सरकार को सीधे डीबीटी का इस्तेमाल करना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट, मतलब सरकार को सीधे जनता के खाते में पैसा देना चाहिए, अगर उसको आवश्यकता हो तो वह क्या कर ले, केरोसिन खरीद ले, ना कि केरोसिन देना चाहिए। तो इस टाइप के कुछ सुझाव देके हम इसको खत्म कर सकते हैं। तो हमने इस पूरे टॉपिक में देख लिया कि इसकी परिभाषा क्या है, ये प्रारंभ क्या हुआ, टीपीडीएस क्या है, 2000 में अंत्योदय अन्न योजना क्या है, फिर इसके उद्देश्य क्या है, कार्ड प्रणाली क्या है, समस्याएं क्या है। और एक बात और छोटी सी भूल गया था मैं, कि ये जितनी मैंने समस्या इसमें बताई है, इसके लिए समस्याओं को देखने के लिए 2010 में एक बादमा कमेटी भी बनी थी। क्वेश्चन प्री में आ सकता है कई बार कि बादमा कमेटी काय के लिए बनी थी। बादमा कमेटी पीडीएस में होने वाली समस्याओं को देखने के लिए बनी थी। लगभग यही जो मैंने आपको बताया, ये सब चैलेंजेस भी उसने बताए थे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्या छोटे छोटे प्रावधान मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल जल्दी आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आऊंगा।